नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बूम। मेरा नाम है नित्य रस्तोगी और आज से हम लोग पॉलिटी की एक क्विक रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम लोग की जो पहले से सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसी के साथ साथ हम लोग पॉलिटी की भी एक क्विक रिवीजन सीरीज देखेंगे। तो इसमें इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर सबसे पहले बात किया जाए कि किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, तो ये अमेरिकी संविधान था। और भारत की बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है वो किस पे आधारित है? पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कब लागू हुआ था? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताएं। प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। तो प्रस्तावना के तत्व में सबसे पहले अधिकार का स्रोत जो होगा वो भारत की जनता होगी, अर्थात जो हमारे संविधान के अधिकार जो उसमें लिखे हुए हैं उनका जो सोर्स क्या है वो वहां की पब्लिक है। तो ये हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य व्यवस्था वाला देश है। ये सारे जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है इनको एक एक करके हम लोग आगे भी देखेंगे, बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। आगे देखते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं। तो उद्देश्यों की बात कर लें तो न्याय, इक्वल न्याय देना, सबको स्वतंत्रता देना, सबको समानता से देखना और बंधुत्व की भावना रखना, ये क्या है? संविधान के उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। तो संविधान, वैसे तो हम लोग संविधान जो मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग, या कह लें कि 4 भाग जो उसके थे उनको शामिल कर लिया गया था और बाकी के भागों को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस दिन सबसे पहले 1930 से हम लोग क्या मनाते चले आ रहे थे? स्वाधीनता दिवस मनाते चले आ रहे थे। तो उस दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि संविधान के बाकी भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों की बात कर लें तो सबसे पहले संप्रभुता। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत ने अपने आप को क्या संप्रभु घोषित कर लिया था, और इसका अर्थ ये होता है कि अब से इसके ऊपर किसी और शक्ति का नियंत्रण नहीं है या किसी और देश का नियंत्रण नहीं है। हम किसी के अधीन नहीं है, पूर्णतः क्या है? मुक्त हैं किसी की शक्ति से या किसी के दबाव से। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। समाजवादी का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रायोरिटीज ना देख करके वहां की जनता या सारी जनता को एक भाव से देखना, ये होता है समाजवादी। और सबको उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जो कोशिश करना, प्रयासरत रहना, ये होता है समाजवादी भावना। तो इसी क्रम में जो गरीबी हो, उपेक्षा हो, बीमारी हो या अवसर की असमानताएं जो है उनको समाप्त करना, ये क्या है? संविधान का प्रथम उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष, तो भारत में सभी धर्मों का सम्मान है और उन्हें सरकार से समान समर्थन प्राप्त होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष के धर्म को मान्यता न देकर के वहां के उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी धर्म है उनको सबको इक्वली देखना, ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। तो ये भी हमारी प्रस्तावना का भाग है। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च जो शक्ति है वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि हाँ भाई राजा का ही जो फरमान होगा वो सब पे लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये समझिए कि 5 साल में, हर 5 साल में क्या होता है? चुनाव होते हैं। तो उनको कौन चुन करके भेजता है? चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, या सीएम जो बनता है या पीएम जो होता है, वो सब क्या होते हैं? जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और वही आकर के फिर क्या है? 5 साल नियम लगाते हैं। तो लोकतांत्रिक का अर्थ यही है कि जो मुख्य रूप से शक्ति है वो किसके हाथों में है? जनता के हाथों में है। आगे देखते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत ना होकर के क्या है? बदलता रहता है। जैसे अपने भारत की बात करें तो राष्ट्रपति का पद जो है वो हर 5 साल में बदलता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से रह रहा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी लिंग, जाति या धर्म आदि के आधार पर में भेद बिना किए क्या है? वो उस पद तक पहुंच सकता है। ये होता है गणतंत्र, अर्थात ये पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है। आगे देखते हैं। न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है तो उसमें हमें 3 तरीके के न्याय देखने को मिलते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न सीधे सीधे यही बनता है कि कितने प्रकार की न्यायों का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में? तो 3 न्याय हैं। तो सामाजिक न्याय की बात करें तो जाति, रंग, लिंग आदि के भेद पर क्या है? कोई आधार पर कोई भेद नहीं होता है।
आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक कारणों पर कोई भेद नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई करोड़पति हो, सबके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, न्याय जो मिलेगा वो क्या है, एक समान मिलेगा। तीसरा क्या है, राजनीतिक न्याय। तो इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा नहीं होता है हमारे देश में कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, एलीट वर्ग है, वही सिर्फ वोट डाले और जो गरीब लोग हैं वो वोट नहीं डालें, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर क्या है, हर एक को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन क्या है, वोट देने का अधिकार उसको रहता है या चुनाव लड़ने का अधिकार रहता है। तो ये हमारे क्या है, राजनीतिक अधिकार हैं। आगे देखते हैं समता। समता का अर्थ होता है समाज में किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की अनुमति देना। तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान की नज़रों में यहाँ हर व्यक्ति क्या है, समान है, एक बराबर है, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नए कानून हो या गरीबों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो इसी क्रम में समता के आयाम की बात करें तो ये क्या, कौन कौन से आयाम हो जाएंगे, नागरिक आयाम, राजनीतिक आयाम और आर्थिक आयाम। चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहे या राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहे या नागरिक रूप से आगे बढ़ना चाहे, सब में क्या है, हम लोग उसको समान अवसर प्रदान करते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और स्वतंत्रता अर्थ क्या होता है, लोगों की ऐसी गतिविधियों में स्वतंत्रता देना जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। जैसे आप राजधानी घूमने जाना चाहते हैं, दिल्ली घूमने जाना चाहते हैं, तो क्या है, आप स्वतंत्र हैं। आप देश के किसी भी कोने में जो है क्या है, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं। ये सब क्या है, स्वतंत्रताएं मिली हमें। या कुछ भी बोल सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये सब स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। तो उनको हम डिटेल में बहुत आगे से पढ़ने वाले हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो है उनमें हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। तो ये स्वतंत्रता की बात सबसे पहले किसमें की गई है, प्रस्तावना में की गई है। आगे देखते हैं बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति का सम्मान हो और देश की एकता और अखंडता क्या है, बनी रहे। तो बंधुत्व का मतलब होता है जैसे कोई तमिल बोलता है या कोई कन्नड़ है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई किसी भी प्रदेश से, भारत के क्या है विभिन्न प्रदेश से, अलग अलग प्रदेशों से वो बिलोंग भले ही कर रहा है, लेकिन आपस में क्या है, बंधुत्व की भावना है कि हम सब क्या हैं, देशवासी हैं, भारतवासी हैं। तो यही बंधुत्व की भावना होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कथनों की बात कर लें तो प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन पूछाते हैं। ये सीधे सीधे तौर पे पूछाते हैं कि कौन सा कथन किसका है, तो वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी क्या कहते हैं, इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालिक शब्दों का विचार बताया है। के एम मुंशी जी क्या कहते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे, उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। तो भविष्य फल की बात किसने की, के एम मुंशी। फिर आगे देखते हैं ठाकुरनाथ भार्गव। ठाकुरनाथ भार्गव प्रस्तावना ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। तो सम्मानित भाग की बात किसने की, ठाकुरनाथ भार्गव। अब कुछ विवादों की बात कर लें तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ विवाद भी हुए हैं जिसको जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हुआ था बेरूबाड़ी मामला, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया था। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है किसमें बताया गया, किसमें नहीं बताया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं केशवानंद भारती मामला। प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया। तो किसमें प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया है, तो केशवानंद भारती मामला। आगे देखते हैं LIC ऑफ इंडिया मामला। इसमें प्रस्तावना को क्या है, संविधान का आंतरिक हिस्सा बताया गया। तो इसमें आंतरिक हिस्से की बात की गई, तो इसको आपको याद रखना है। फिर संविधान में संशोधन की बात कर लें तो संविधान में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ है, 1976 में, और ये 42वां संविधान संशोधन था। और इसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द भी पूछे जाते हैं, ये संविधान संशोधन भी पूछा जाता है और इसका साल भी पूछा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो साल आप याद रख सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन था, तो 4 और 2 6, और 76 में लास्ट में 6 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका आप साल याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पॉलिटी का पहला वीडियो समाप्त किया, और ये जो सीरीज चल रही है, कोई रिवीजन सीरीज चल रही है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।